हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को भी जानेंगे। उसके बाद हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मनी के फंक्शंस को देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम उस टाइम पर इवॉल्व हुआ था जिस टाइम पर हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए मनी का यूज नहीं करते थे। फ्रेंड्स, बहुत सारी सेंचुरी पहले तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मनी के अब्सेंस में हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बार्टर सिस्टम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये है राम जो एक कॉबलर है और ये है श्याम जो एक फार्मर है। फ्रेंड्स, अगर राम को बीज चाहिए और श्याम को शूज चाहिए तो वो दोनों एक दूसरे के पास जाकर अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे और ऐसे पुराने टाइम में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था और लोग अपनी नीड्स को पूरा करते थे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच वन पर्सन कुड एक्सचेंज गुड्स and services produced by him with goods and services produced by other. Friends, barter system double coincidence principle पर वर्क करता है। It means two coincidences have to happen. One, you should find someone who is willing to sell what you want, and second is that seller wants something that you are willing to sell. That is called double coincidence of want. Friends, बार्टर सिस्टम के बहुत सारे लिमिटेशंस थे। चलिए अब जानते हैं बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम का पहला लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि हमने अभी समझा। फ्रेंड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग है कि बायर और सेलर को दोनों को रेडी होना होता था अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एग्जांपल है कॉबलर वाला इंसिडेंट जो हमने अभी पढ़ा। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम की सेकेंड लिमिटेशन है कि बार्टर सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ता है जिसको सेम वही चीज चाहिए जो हम सेल करना चाहते हैं और वो ही चीज वो सेल करने के लिए तैयार हो जो हम खरीदना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम की थर्ड लिमिटेशन है एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स। इसका मतलब है कि बायर्स को और सेलर्स को दोनों को ही अपनी गुड्स की वैल्यू को एक्सप्रेस करना होता था। फ्रेंड्स, कभी कभार तो ऐसा भी होता था 1 लीटर मिल्क के लिए शू मेकर को अपने 10 to 15 पेयर्स मिल्क मैन को देने पड़ते थे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्हें अपने गुड की रियल वैल्यू नहीं पता होती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया गया। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को मनी के इंट्रोडक्शन से रिजॉल्व किया गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें मनी और क्रेडिट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फ्रेंड्स, आज हम मनी के थ्रू किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मनी के इंट्रोडक्शन से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी रिमूव हो गई।
क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पर्सन कुछ भी खरीदना चाहता है तो वो मनी के एक्सचेंज से खरीद सकता है, और अगर कोई पर्सन कुछ बेचना चाहता है तो वो मनी के लिए बेच सकता है। तो इससे बाइंग और सेलिंग का ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल हो गया। फ्रेंड्स, एक फायदा और है, मनी के इंट्रोडक्शन से लोग आजकल एक सही बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मनी का पहला फंक्शन था। अब चलिए जानते हैं मनी के कुछ और फंक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, मनी सर्व्स as measure of value in terms of monetary units। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम किसी भी गुड या सर्विस के वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कह सकते हैं कि ये टी शर्ट 200 रुपीज की है और शुगर 38 रुपीज kg है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं मनी सर्व्स एज मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनी की मॉडर्न फॉर्म्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो हम किसी भी मटेरियल को मनी के तौर पर यूज करते थे, लाइक स्टोन के कॉइन्स। लेकिन जैसे जैसे मनी इवॉल्व होना शुरू हुआ वैसे वैसे इसके लिए यूज किए जाने वाले मटेरियल्स में चेंज आता गया। फ्रेंड्स, बहुत साल पहले मनी को बहुत ही प्रीशियस मेटल से बनाया जाता था, लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आज के टाइम में मनी कंसिस्ट कॉइन्स, पेपर नोट्स और बैंक डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो करेंसी है या मनी है वो बहुत ही नॉर्मल पेपर या किसी बहुत ही नॉर्मल मेटल से बनती है। फ्रेंड्स, इनका खुद का कोई यूज नहीं है, यानी कि द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे अगर इनका अपने आप में कोई यूज नहीं है तो हम इनको यूज क्यों करते हैं? तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हम करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा रीजन है कि मनी की सप्लाई और डिमांड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कंट्रोल करता है। तीसरा रीजन है कोई भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए इनको रिफ्यूज नहीं कर सकता। और फोर्थ रीजन है कि आज के टाइम में हर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाती है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि मनी में कॉइन्स, पेपर नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं डिमांड डिपॉजिट किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, लोगों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ज्यादा करेंसी की जरूरत नहीं होती। लोगों को डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत कैश ही काफी होता है, इसलिए वो बचा हुआ कैश बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। जो बैंक्स है वो हमारे पैसे को सेफ पे रखते हैं और साथ ही साथ इस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट भी पे करते हैं। फ्रेंड्स, इसका मेन फीचर ये है कि हम जब चाहें अपनी डिमांड पर अपने इस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं चेक के बारे में। फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट का एक बहुत ही मेन फीचर है चेक्स। क्या आपने ऐसा कोई चेक अपनी डेली लाइफ में देखा है? फ्रेंड्स, अब सपोज कीजिए कि राम को रमेश कुमार को 10,000 रुपीज देने हैं। जो राम है उसका बैंक में अकाउंट भी है और उसके बैंक में 10,000 रुपीज का डिमांड डिपॉजिट भी है। फ्रेंड्स, तो राम को बैंक एक चेक देता है। राम इस चेक को कभी भी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकता है। तो अब राम 10,000 रुपीज रमेश कुमार को डायरेक्टली चेक के थ्रू दे सकता है इन द अब्सेंस ऑफ कैश। ऐसा करने के लिए राम एक चेक पर रमेश कुमार का नाम लिखेगा
इसका मतलब है कि पैसा पुनीत को देना है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बैंक को नहीं पता कि रमेश कुमार को कितना पैसा देना है, इसीलिए राम को चेक के अंदर अमाउंट भी लिखना होगा। तो इसी तरह जो राम है वो चेक पर 10,000 रुपीज लिख देगा। तो फ्रेंड्स, जब रमेश कुमार इस चेक को बैंक में लेकर जाएगा तो बैंक में जो कैशियर होगा वो पर्सन रमेश कुमार को 10,000 रुपीज दे देगा और ये 10,000 रुपीज राम के डिमांड डिपॉजिट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चेक से ये हुआ कि राम ने रमेश कुमार को पैसे भी दे दिए और उसे कैश निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फ्रेंड्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, मनी के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। अब जानते हैं क्रेडिट के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है क्रेडिट क्या होता है? तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्रेडिट क्या होता है। फ्रेंड्स, क्रेडिट को हम सिंपल वर्ड्स में लोन कहते हैं। इट रेफर्स टू अग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स supplies the borrower with money in return for the promise of future payment with interest. लेंडर बोरोवर को कुछ अमाउंट देता है और बोरोवर कुछ सालों बाद का एक प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में ये पेमेंट उसको वापस कर देगा विद इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये जो लेंडर है वो बैंक भी हो सकता है और कोई और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी। फ्रेंड्स, हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि डिपॉजिटर्स बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और इसके बदले में उन्हें बैंक इंटरेस्ट पे करता है। फ्रेंड्स, बैंक इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन अपने पास डेली ट्रांजैक्शन के लिए रखकर बाकी का पैसा बोरोवर्स को लोन के रूप में दे देते हैं। बोरोवर्स को इस पैसे पर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इन दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस ही बैंक की इनकम कहलाता है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट वो बोरोवर से ले रहे हैं उसमें से डिपॉजिटर्स को देने वाला इंटरेस्ट रेट अगर हम माइनस करें तो ये बैंक का प्रॉफिट या बैंक की इनकम कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब लोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानते हैं। लोन के एडवांटेजेस है कि पब्लिक जो काम पहले नहीं कर पा रही थी, लोन मिलने से वो काम अब कर पाते हैं, जैसे कि घर बनाना, लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और फार्मर्स अपने क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन। फ्रेंड्स, पहला डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को बहुत से टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद लोन्स का डिसएडवांटेज ये है कि लोन लेने पर लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कई बार ये हाई रेट पे ना करने की कंडीशन में लोग अपने एसेट्स और प्रॉपर्टी को गवा देते हैं और बैंक उनके इस एसेट्स और प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते। फ्रेंड्स, बैंक लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी मांगता है और बहुत से लोगों के पास ये सिक्योरिटी नहीं होती। मोस्टली इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप आते हैं और पुअर पीपल आते हैं। फ्रेंड्स, इसी वजह से पुअर पीपल को लोन नहीं मिल पाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट, कोलेक्ट्रल और डॉक्यूमेंटेशन को मिलाकर टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनते हैं। फ्रेंड्स, हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में तो अभी जान ही लिया। अब जानते हैं कोलेट्रल के बारे में। फ्रेंड्स, कोलेट्रल का मतलब है कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी लाइक लैंड, हाउस, व्हीकल एक्सेट्रा जो कि लोन लेने से पहले बैंक को प्लेज करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी। और थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड एंड मच मोर। फ्रेंड्स, ये जितने भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इन्हें विलेजर्स या फिर पुअर पीपल फुलफिल नहीं कर पाते हैं
इसी वजह से उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। सबसे पहले हम जानते हैं सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट दो टाइप के होते हैं। पहला सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और दूसरा सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेटिव्स। फ्रेंड्स, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स एंड मच मोर। फ्रेंड्स, 1919 से पहले जितने भी लोन्स लिए जाते थे वो सभी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन से लिए जाते थे। लेकिन 1990 के बाद बैंक्स ने लोन फैसिलिटी शुरू करी तो 50% से भी ज्यादा लोन्स अब बैंक या फॉर्मल सोर्सेज से लिए जाने लगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि बहुत से लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन से लोन लेना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सोर्सेज से लोन लेने के क्या रीजंस है या लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को क्यों प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ये बात भी जान ली थी कि फॉर्मल रिसोर्स से लोन लेने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज चाहिए होती है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हमें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कुछ भी नहीं चाहिए होता, केवल हमारे ऊपर लोगों का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। इसमें कोई कोलैटरल भी रिक्वायर्ड नहीं होता। सारे के सारे लोन्स म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। पर फ्रेंड्स, जनरली ये चीज देखी जाती है कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। फ्रेंड्स, फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ क्रेडिट को तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, इस वजह से वहां पर इंटरेस्ट रेट इतने हाई नहीं होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल रिसोर्सेज में कोई भी इंटरेस्ट रेट को गवर्न नहीं करता। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि क्या रीजन है कि बहुत ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट है या क्रेडिट प्रिफर करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला रीजन है कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पर, जैसे कि रूरल एरियाज या आउटस्कर्ट वाले एरियाज पर बैंक नहीं पाए जाते। सेकेंड रीजन है कि बैंक से डील करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें बैंक से लोन लेते वक्त प्रेजेंट करने पड़ते हैं, तो इसलिए ही बैंक से लोन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से। फ्रेंड्स, थर्ड रीजन ये है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो बहुत केसेस में बिना कोलेट्रल यानी कि किसी भी चीज को बिना गिरवी रखे हुए लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और बैंक में ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ बैंक में कोलेट्रल हमें सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। और फोर्थ रीजन ये है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है यानी कि मनी लेंडर्स और रिलेटिव्स लोगों के साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी हम लोग लोन ले सकते हैं। इसी वजह से इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेना बहुत आसान हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बारे में जान लिया। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। What are the two categories of sources of credit? Mention 4 features of each. फ्रेंड्स, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, हमने अभी पढ़ा
कि क्रेडिट के दो सोर्सेज होते हैं, जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए अब एक एक करके इनके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये टेबल फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के फीचर्स को प्रेजेंट करता है। चलिए पहले हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के फीचर्स को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला फीचर है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और इसी के कंट्रास्ट में इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कीप कोलेटरल फ्रॉम द बोरोवर्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स और in contrast there is no need to keep a collateral in informal sources of credit। फ्रेंड्स, हमने अभी अभी जाना था कि पुअर हाउसहोल्ड ज्यादातर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए दोस्तों अब थर्ड फीचर जान लेते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है। फ्रेंड्स, अर्बन हाउसहोल्ड ज्यादातर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ही डिपेंड करते हैं। इसी के कंट्रास्ट में देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज नहीं करती है। यही रीजन है कि यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फीचर को जानते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। इन कंट्रास्ट, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये कोलेटरल का एक ऑल्टरनेटिव है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 15 से 20 मेंबर होते हैं जो सेम विलेज को बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इस ग्रुप का हर मेंबर इस ग्रुप को अपनी सेविंग देता है। फ्रेंड्स, जो सेविंग होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये सेविंग 25 रुपीज से 100 रुपए तक हो सकती है। फ्रेंड्स, इस ग्रुप में जब भी किसी ग्रुप मेंबर को लोन की जरूरत होती है तो वो ग्रुप मेंबर इस ग्रुप से ही लोन ले लेता है एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर में इसे रीपे कर देता है। फ्रेंड्स, अगर कोई ग्रुप 1 से 2 साल तक सेविंग इकट्ठे करने में और लोगों को लोन देने में रेगुलर है तो बैंक लोन दे सकता है। जो बैंक है वो लोन इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर सैंक्शन करेगा। फ्रेंड्स, अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप ही एक ऑल्टरनेटिव है कोलेटरल से बचने का और बैंक से लोन लेने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ भी आ जाए। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, असेस द स्टेटमेंट। यानी कि जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट है वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल है, तो इस स्टेटमेंट को एसेस करिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, मोर लेंडिंग वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड encourage people to invest in agriculture, engage in business and set up small industries। यानी कि जो ज्यादा लैंडिंग्स होंगी वो हायर इनकम को लीड करेंगी, जिसके वजह से पीपल एनकरेज होंगे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में एंगेज करने के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। Cheap credit will enable more investment. This leads to acceleration of economic activities. Friends, जो भी cheap credit होते हैं वो
एनेबल करते हैं मोर इन्वेस्टमेंट को, जो कि एक्सेलरेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। चीप क्रेडिट would also allow weaker sections of society to access formal sector of lending and get rid of from informal money lenders। यानी कि जो चीप क्रेडिट होंगे वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलाउ करेंगे कि वो फॉर्मल सेक्टर से लेंडिंग को एक्सेस कर सकें और उन्हें इनफॉर्मल मनी लेंडर से छुटकारा मिलेगा। अफोर्डेबल क्रेडिट वुड ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप। यानी कि जो अफोर्डेबल क्रेडिट होगा वो डेब्ट ट्रैप की साइकिल को खत्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चीप एंड इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट वुड इंस्पायर बेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड दस इंक्रीज कंपटीशन। यानी कि जो चीप और इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगे तो वो इंस्पायर करेंगे बेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी को, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स? सजेस्ट एनी 5 मेजर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स should be made easier and accessible to them। यानी कि जो प्रोसेस है लोन प्रोवाइड करने का उसको इजी और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए, पुअर फार्मर्स और पुअर वर्कर्स के लिए। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स शुड बी ओपन इन द रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा बैंक और कोऑपरेटिव्स ओपन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड एक्सपेंड देयर फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स सो एज द डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपनी फैसिलिटीज एक्सपेंड करनी चाहिए ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स, जिससे कि जो पुअर फार्मर्स और वर्कर्स है उनका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के ऊपर से डिपेंडेंस कम हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्पेशल फोकस शुड बी पेड ऑन पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है लोन प्रोसेसिंग शुड बी सिंपल, फास्टर एंड टाइमली। यानी कि लोन का जो प्रोसेस है वो सिंपल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोन की रिक्वायरमेंट किसी पर्सन को अभी है और उसको वो लोन फ्यूचर में किसी डेट पर मिलता है जब उसे उस लोन की रिक्वायरमेंट ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज मनी? व्हाई इज मॉडर्न मनी करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? फ्रेंड्स, चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। मनी इज एनीथिंग विच हैज कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि मनी हम किसी भी चीज को कह सकते हैं जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाए सभी के द्वारा एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के लिए, अ मेजर करने के लिए और एक स्टोर वैल्यू के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मॉडर्न करेंसी क्यों एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मॉडर्न मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये ऑथराइज्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज इशूड बाय एपेक्स बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये एपेक्स बैंक के द्वारा इश्यू की जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी को इश्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इश्यू करेंसी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी इंडिविजुअल इंडिया की करेंसी को इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज इट्स यूज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एंड सेटिंग ट्रांजैक्शन। यानी कि जो कंट्री का लॉ होता है वो लीगलाइज करता है इसके यूज को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट और सेटिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन इन अ कंट्री कैन रिफ्यूज पेमेंट मेड इन करेंसी। यानी कि कोई भी पर्सन कंट्री में रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट मेड इन करेंसी। फ्रेंड्स, this is all about this lecture.